बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सीरिया की सूरत हाल में बड़ी तब्दीली, कुर्दों के साथ समझौते के बाद सरकारी फौजें सरहदी शहरों में दाखिल। सीरिया और तुर्की के सिपाही आमने सामने, रशिया ने कहा फौजी टकराव नहीं चाहते। ट्रंप ने सीरिया से मजीद 1000 अमरीकी सिपाहियों को वापस बुला लिया। कुर्दों की जेल से कई आईएस मिलिटेंट्स फरार। रशियन सदर 12 साल में पहली बार रियाद पहुंचे। सऊदी हुक्मरानों ने पुतिन से की ईरान के साथ तनाव कम कराने की ख्वाहिश। इमरान खान के बाद यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने किया तेहरान का दौरा। खलीज में तनाव कम कराने की कोशिशें। स्पेन के कैटलोनिया में आजादी पसंद लीडर्स को जेल की सजाएं, अवाम का जबरदस्त एहतजाज। वजीर आजम ने कहा नई शुरुआत होनी चाहिए। जापान में कई दहाओं का खतरनाक तूफान, दर्जनों हलाक, जबरदस्त तबाही। इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को नोबेल इनाम। अभिजीत बनर्जी ने कहा हिंदुस्तानी मईशत की हालत खराब है, जल्द संभलना मुश्किल है। कश्मीर में पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस बहाल, लॉकडाउन के 72 दिन। पाकिस्तानी फायरिंग में फौजी जवान हलाक। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरिया की। सीरिया में तुर्की के हमले के बाद अब एक नई सूरत हाल उभर रही है। कुर्दों ने बशार अल असद हुकूमत के साथ एक समझौता किया है, जिसके बाद सरहदी शहरों में सीरियन फौजों की तैनाती का आगाज हो गया। ये 8 साल से जारी सीरिया जंग में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अब ऐसे अंदेशे पैदा हो गए हैं कि सरहदी इलाकों में सीरियन सिपाहियों और कुर्द फौजों का आमना सामना हो सकता है। तुर्की की फौजें सीरियन बागियों के लश्कर फ्री सीरियन आर्मी के साथ मिलकर यह ऑपरेशन कर रही है। तुर्की के इस ऑपरेशन में अब तक दर्जनों लोग हलाक और हजारों जख्मी हुए हैं और कई बेघर हुए हैं। हॉस्पिटल जख्मियों से भरे हुए हैं। सीरिया के सरकारी सिपाही कुर्दों के साथ एक समझौते के बाद नॉर्थ ईस्ट सीरिया के शहरों जैसे एन ईसा, तमर और तबका में दाखिल हो गए हैं। रका के करीब तबका टाउन में इस तैनाती से वहां सरकारी अमलदारी बहाल हुई है। इस मकाम पर एक बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी है। सरकारी टेलीविजन ने तस्वीरें दिखाई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि मकामी लोग सरकारी फौज का इस्तकबाल कर रहे हैं। सीरिया के कुर्दों ने दमिश्क में हुकूमत के साथ एक समझौता किया। हाल ही में अमरीका ने वहां से अपने सिपाहियों को हटा लिया था, जिसके बाद तुर्की ने कुर्द फाइटर्स के साथ के खिलाफ एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया। सीरिया की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया कि अमरीकी हवाई जहाजों ने रक्का में सीरियन फौज के एक ठिकाने पर या एक काफिले पर हमला किया ताकि सीरियन फौज की तैनाती को रोका जा सके। अमरीकी फौज ने मनबिज के करीब सीरिया और रशिया के सिपाहियों की तैनाती में भी रुकावटें पैदा करने की कोशिश की। लंदन से काम करने वाली इस तंजीम ने यह बात बताई। कुर्द ओहदेदारों ने बताया कि इस समझौते के साथ ही सीरिया के बाकी शहरों की आजादी की राह हमवार हो गई है, जिन पर तुर्क फौज ने कब्जा किया है। इनमें अफरीन शहर भी शामिल है। तुर्की का कहना है कि उसके फौजी ऑपरेशन का मकसद इलाके को वाईपीजी मिलिटेंट से पाक करना है, जिन्हें अनकरा दहशतगर्द तंजीम समझता है। उसका कहना है कि वाईपीजी का ताल्लुक कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से है, जो तुर्की में अलग वतन के लिए लड़ाई लड़ रही है।
सीरिया की सूरत हाल पर नजर रखने वाली तंजीम के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने कहा कि कुर्द ओहदेदारों ने तुर्की की फौजों की पेशकदमी को रोकने के लिए सीरिया की हुकूमत के साथ समझौता किया है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF के चीफ फरहद आबिदी शाहीन ने, जो मजलूम आबिदी के नाम से जाने जाते हैं, ये बात मानी कि हमारे लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए सीरिया की हुकूमत के साथ तकलीफदेह समझौता करना पड़ा। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में आर्टिकल लिखते हुए कहा कि तुर्की के हमले और हमें जो खतरा लाहक है, हमारे वजूद को जो खतरा लाहक है, उसके मद्देनजर हमें अपने इत्तेहादों पर दोबारा गौर करना पड़ा। एक और कुर्द ओहदेदार बरदान कुर्द ने कहा कि उनके पास अमेरिका की दगाबाजी के बाद दमिश्क की तरफ देखने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट सीरिया में कुर्द फोर्सेस IS मिलिटेंट्स को छोड़ सकते हैं ताकि वो इलाके में अमेरिकी सिपाहियों को दोबारा तैनात करने के लिए दबाव डाल सकें। ट्रंप ने ट्विटर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि इन IS मिलिटेंट्स को आसानी से तुर्की या यूरोपीय मुल्क गिरफ्तार कर सकते हैं और उन्हें जल्द से जल्द ऐसा करना चाहिए। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया में तुर्की के फौजी ऑपरेशन के बारे में अपनी पॉलिसियों का बचाव किया और कहा कि फौजी इत्तेहाद नाटो को IS के खिलाफ लड़ाई में अपने इत्तेहाद को नहीं खोना चाहिए। नाटो इत्तेहाद में इस मसले पर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। यूरोपीय मुल्कों ने तुर्की के खिलाफ पाबंदियों की धमकी दी है। इस सिलसिले में बातचीत के लिए नाटो चीफ ने जुमे को इस्तांबुल का दौरा किया था। रशिया ने कहा है कि हम सीरिया में तुर्की के साथ फौजी टकराव नहीं चाहते। रशियन हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि मॉस्को अनकरा के साथ रब्त में है। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मॉस्को ने तमाम फरीकों को पहले ही खबरदार कर दिया था कि वो तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयां ना करें। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने अमेरिका के इस ऐलान पर खुशी का इजहार किया है कि वो नॉर्थ ईस्ट सीरिया से मजीद 1000 सिपाहियों को बाहर निकाल रहा है। एर्दोगान ने कहा कि ये बहुत अच्छा अप्रोच है। तैयब एर्दोगान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सदर बशार अल असद के इत्तेहादी रशिया के साथ कोई मसला नहीं होगा। एर्दोगान ने कहा कि हम रशियंस के साथ तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। मनबिज के ताल्लुक से हमारा ठोस नुक्ता नजर है। हम अपोजिशन फोर्सेस के साथ वहां दाखिल होंगे। फ्रांस के वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन के वजीरों से कहा है कि वो सीरिया में तुर्की के फौजी ऑपरेशन की मजम्मत करें। कुर्दों के साथ एक समझौते के बाद सीरिया की फौजें कोबानी टाउन में दाखिल हो गई हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी फौजों ने सीरिया में 5 कट्टर IS कैदियों को रिहा कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया। एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि कुर्द फोर्सेस की जेलों से कई IS मिलिटेंट्स और उनके घर वाले फरार हो गए हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें देखा जा सकता है कि एक अहम कुर्द सियासतदान और उनके ड्राइवर और कुर्द सिपाहियों को तुर्की की ताईद रखने वाले सीरियन मिलिटेंट्स हलाक कर रहे हैं, लेकिन फ्री सीरियन आर्मी ने इन दावों को रद्द कर दिया। इस वीडियो की आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं हुई। कुर्द ओहदेदारों ने कहा कि तुर्की के ऑपरेशन की वजह से एन ईसा कैंप से 487 लोग फरार हो गए हैं, जिनमें IS मिलिटेंट्स और उनके अरकान खानदान शामिल है। अमेरिका ने इतवार को ऐलान किया था कि वो नॉर्थ ईस्ट सीरिया से अपने बचे हुए 1000 सिपाहियों को वापस बुला लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि अमेरिका ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड से दुश्मनी रखता है और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को हमेशा मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में सिपाहियों की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। ईरान ने नई तस्वीरें जारी की हैं जिनमें उसके ऑयल टैंकर पर हमले के मंजर को दिखाया गया। इस हमले के लिए ईरान ने सऊदी अरब पर उंगली उठाई है। इस हमले में ईरानी जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा। ईरान के काला सिक्योरिटी ओहदेदार ने कहा है कि अमेरिका ने यह तल्ख इकरार किया है कि उसे कई बिलियन डॉलर्स खर्च करने के बावजूद मिडिल ईस्ट में शिकस्त हुई है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने कहा कि मिडिल ईस्ट का इलाका अमेरिका के बगैर ज्यादा महफूज रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की तरफ से यमन में शुरू की गई जंग को खत्म करना चाहिए और इससे खित्ते पर अच्छे असरात पड़ेंगे। उन्होंने पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात के बाद ये बात कही। खामनाई ने कहा कि ईरान यमन जंग को खत्म करने के लिए एक 4 नुकाती मंसूबा रखता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो इस पागलपन को खत्म कराए और यमन में सीज फायर कराए। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने ईरान के सदर हसन रूहानी से भी मुलाकात की। बताया जाता है कि वो
ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तनाव कम कराने की कोशिशों में मसरूफ हैं। उन्होंने रूहानी से बातचीत में कश्मीर मसले पर भी बात की। इस हवाले से पाकिस्तान की तायद के लिए उन्होंने ईरानी लीडर्स और ईरानी कौम का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूहानी ने कहा कि कोई भी मुल्क खलीज फारस की सिक्योरिटी बिगाड़ कर बच नहीं सकता। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूएई के एक सीनियर ओहदेदार ने खुफिया मिशन पर तेहरान का दौरा किया। अगर ये खबर सही है तो ये एक अहम दौरा है। अल जजीरा ने इस ओहदेदार की पहचान तमून बिन जैद की हैसियत से की है, जो यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। मिडल ईस्ट आई अखबार के हवाले से कहा गया कि खलीज में तनाव दूर करने के मकसद से ये दौरा किया गया है। यमन के अल-हुसी ने सऊदी इत्तेहाद के एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। अंसारुल्लाह तहरीक ने एक बयान में कहा कि हुदैदा सूबे में इस ड्रोन को मार गिराया गया जो जासूसी मिशन पर था। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन 12 साल में अपने पहले दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। उन्होंने शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से अल यमामा पैलेस में मुलाकात की। रियाद के गवर्नर फैसल बिन बंदर ने उनका इस्तकबाल किया। यह दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब मिडल ईस्ट में कई मसाइल पाए जाते हैं, जिनमें सीरिया में तुर्की का फौजी ऑपरेशन, ईरान और अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान तनाव और यमन जंग शामिल है। इस दौरे में सीरिया यमन जंगों के अलावा खलीज की सूरत हाल और ऑयल मार्केट के बारे में बातचीत की गई। इस मौके पर रशिया के लीडर ने कहा कि सऊदी लीडर्स के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब को एक दोस्त मुल्क समझते हैं। सीरिया जंग में पुतिन सदर बशार अल असद के इत्तेहादी थे, जबकि अमरीका और सऊदी अरब बशार अल असद के कट्टर मुखालिफ थे। पुतिन 14 सितंबर के आराम को हमलों की मजम्मत की। इन हमलों के लिए सऊदी अरब ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। रशिया ईरान का भी इत्तेहादी है। समझा जा रहा है कि पुतिन के इस दौरे के दौरान सऊदी अरब के साथ तेल के बारे में बात समझौते किए गए। इसके अलावा सऊदी अरब के हुक्मरानों ने ख्वाहिश की कि पुतिन खलीज अरब में तनाव कम करने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। सऊदी अरब के बाद पुतिन यूएई का भी दौरा करने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन का ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब वो मिडल ईस्ट के बहरानों के हवाले से काफी अच्छी पोजीशन में है। इस सिलसिले में नॉर्थ ईस्ट सीरिया से अमरीकी सिपाहियों की वापसी और कुर्दों के साथ समझौते के बाद सीरियन फौज की तैनाती का हवाला दिया जा सकता है। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके इलाके में दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सीरिया की सूरत हाल में बड़ी तब्दीली। कुर्दों के साथ समझौते के बाद सरकारी फौजें सरहदी शहरों में दाखिल। सीरिया और तुर्की के सिपाही आमने सामने। रशिया ने कहा फौजी टकराव नहीं चाहते। ट्रंप ने सीरिया से मजीद 1000 अमरीकी सिपाहियों को वापस बुला लिया। कुर्दों की जेल से कई आईएस मिलिटेंट्स फरार। रशियन सदर 12 साल में पहली बार रियाद पहुंचे। सऊदी हुक्मरानों ने पुतिन से की ईरान के साथ तनाव कम कराने की ख्वाहिश। इमरान खान के बाद यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने किया तेहरान का दौरा। खलीज में तनाव कम कराने की कोशिशें। स्पेन के कैटलोनिया में आजादी पसंद लीडर्स को जेल की सजाएं। अवाम का जबरदस्त एहतजाज। वजीर आजम ने कहा नई शुरुआत होनी चाहिए।
जापान में कई दहाओं का खतरनाक तूफान, दर्जनों हलाक, जबरदस्त तबाही। इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को नोबेल इनाम, अभिजीत बनर्जी ने कहा हिंदुस्तानी मईशत की हालत खराब है, जल्द संभलना मुश्किल है। कश्मीर में पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस बहाल, लॉकडाउन के 72 दिन, पाकिस्तानी फायरिंग में फौजी जवान हलाक। बुलेटिन के इस हिस्से की शुरुआत में देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। स्पेन के कैटलोनिया में आजादी पसंद लीडर्स के खिलाफ जेल की सजाएं सुनाई गईं, जिसके बाद कई लोगों ने एहतजाज किया। एक अदालत ने कैटलोनिया के लीडर्स को गद्दारी के इल्जाम में 13 साल तक की जेल की सजाएं सुनाई। 2017 में आजादी के सवाल पर होने वाले रेफरेंडम में उनके रोल के लिए ये सजाएं सुनाई गईं। स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने 9 लीडर्स को 9 से 13 साल जेल की सजाएं सुनाई। इस फैसले के खिलाफ कैटलोनिया में जबरदस्त एहतजाज शुरू हो गया। टेलीविजन पर पेश होते हुए एक अलग पसंद लीडर ने कहा कि यह जमहूरियत पर हमला है। कैटलोनिया स्पेन का सबसे मालदार इलाका है, जहां बार्सिलोना शहर भी है। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सैंचेस ने इस दौरान कैटलोनिया के साथ ताल्लुकात में एक नए दौर की शुरुआत की बात कही। जापान में खतरनाक तूफान की वजह से दर्जनों लोग हलाक हो गए और बड़े पैमाने पर तबाही आई। जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। ओहदेदारों ने कम से कम 43 लोगों के हलाक होने की तस्दीक की है और कहा कि 17 लोग लापता हैं। इस तूफान की वजह से कई नदियां भरपूर बह रही हैं। कोई 4 लाख घरों में बिजली नहीं है। पूरे मुल्क में 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए गए हैं। इस तूफान ने हफ्ते की रात साहिल को पार किया, जिसके असर में तेज हवाएं शुरू हो गई और बारिश हुई। इसे कई दहाओं में सबसे ताकतवर तूफान करार दिया गया है। ट्यूनिस में कानून के एक प्रोफेसर कायस सईद नए सदर बन सकते हैं। एग्जिट पोल्स में उनकी कामयाबी की पेशकयासी की गई। ट्यूनिस में इतवार को वोट डाले गए थे। एग्जिट पोल्स के मुताबिक सईद को 72 से 77% वोट हासिल हुए, जबकि उनके मुखालिफ उम्मीदवार नबील करोई को 23 और 27% के दरमियान वोट पड़े। कुछ दिनों से वो जेल में है। एग्जिट पोल सामने आने के बाद सईद के कैंप में जश्न शुरू हो गया। इस दौरान मुतवक्को सदर सईद ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुतालबात रद्द कर दिए और कहा कि ऐसा करना दस्तूर से गद्दारी है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 5.8 शिद्दत का एक ताकतवर जलजला आया। नुकसानात के बारे में फौरी तौर पर कोई खबर नहीं है। ओहदेदारों ने बताया कि पेशावर, मालाकंड, मर्दान, चारसद्दा और हजारा डिवीजन्स में जलजले के झटके महसूस किए गए। एक इंडियन अमेरिकन माहिर मौशियात अभिजीत बनर्जी, उनकी बीवी एस्थर फ्लोरा और एक माहिर मौशियात मिशेल क्रेमर को 2019 के इकोनॉमिक्स के नोबेल इनाम के लिए चुना गया है। उन्हें दुनिया में गरीबी कम करने के लिए उनके अप्रोच पर यह इनाम दिया गया। 58 साल बनर्जी 1961 में पैदा हुए थे। उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंसी कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने 1988 में हार्वर्ड से PhD किया। उनकी बीवी 46 साल एस्थर दूसरी औरत हैं जिन्हें मौशियात का नोबेल इनाम दिया गया है। इससे पहले ये एजाज एलिस्टर एस्ट्रॉम ने हासिल किया था। वो इकोनॉमिक्स का नोबेल इनाम हासिल करने वाली सबसे कम उम्र माहिर मौशियात हैं। नोबेल कमेटी ने अपने एक बयान में इन इनामात का ऐलान किया और कहा कि इन तीनों ने दुनिया में गरीबी से लड़ने के लिए हमारी सलाहियत को बेहतर बनाने पर काम किया। सिर्फ 2 दहाकों में उनके अप्रोच और उनकी रिसर्च से बहुत मदद मिली। बनर्जी ने 2003 में अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब कायम किया था। यह लैब मैसेच्यूसेट्स से काम करने वाला एक इदारा है जिससे उनकी बीवी एस्थर और दूसरे जुड़े हुए हैं। अभिजीत बनर्जी अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के रुकन हैं। उन्हें इन्फोसिस प्राइज भी हासिल हो चुका है। वो एक कॉलम निगार भी हैं और मौशियात के बारे में उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उनकी किताबों का 17 ज़बानों में तर्जुमा हुआ है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने कहा कि बनर्जी और दूसरों के काम की वजह से 5 मिलियन हिंदुस्तानी बच्चों को फ़ायदा हुआ और स्कूलों में उनकी हालत बेहतर हुई। इकोनॉमिक्स का नोबेल इनाम हासिल करने वाले इन लोगों को जुमला 9 मिलियन करोड़ यानी तकरीबन $9,18,000 दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें गोल्ड मेडल और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये रकम इन तीनों में बराबर तकसीम होगी। अभिजीत मुंबई में पैदा हुए थे।
नोबेल इनाम हासिल करने वाले इंडियन अमेरिकन अभिजीत बनर्जी ने कहा कि हिंदुस्तान की मईशत फिलहाल बहुत कमजोर है। बनर्जी ने कहा कि जो फिगर सामने आ रहे हैं उनसे ये जमानत नहीं दी जा सकती कि हिंदुस्तान की मईशत आने वाले कुछ दिनों में या कुछ वक्त में फिर से उठ सकती है। बनर्जी ने एक इंडियन न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 5-6 साल में हमने कुछ तरक्की देखी थी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं कही जा सकती। अफगान तालिबान के एक ओहदेदार ने कहा है कि उन्हें हिंदुस्तान से कोई मसला नहीं है और अफगानिस्तान की दोबारा तामीर में हिंदुस्तान अहम रोल अदा कर सकता है। तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद सोहेल शाही ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बातचीत नहीं रोकते तो अब तक अमन समझौता हो गया होता। एक हिंदुस्तानी टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बातें कही। बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर वादी में पोस्ट पेड मोबाइल फोन सर्विस बहाल कर दी गई है। कश्मीर में लॉकडाउन के 72 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन सूरत हाल में कोई खास तब्दीली नहीं आई है। सड़कों पर ट्रैफिक बराए नाम है। स्कूल कॉलेजेस दफ्तर में हाजिरी नहीं के बराबर है। ओहदेदारों ने बताया कि कोई 40 लाख पोस्ट पेड मोबाइल फोन पीर से काम कर रहे हैं। ये पाबंदियां 5 अगस्त को लगाई गई थी, जब मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल 370 बर्खास्त किया था और जम्मू कश्मीर रियासत को 2 मरकजी इलाकों लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में बांट दिया था। रियासत को बांटने के फैसले पर 31 अक्टूबर से अमल होगा। वादी में इंटरनेट सर्विस अब भी बंद है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कश्मीर में हालात वैसे नहीं है जैसी हुकूमत पेश कर रही है। हालांकि हुकूमत का दावा है कि पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं और आम जिंदगी मामूल पर लौट रही है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में सिविल सोसाइटी के अरकान के हवाले से बताया कि ऐसा मालूम होता है कि कश्मीरी खामोश रहते हुए एक नए तरीके का एहतजाज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने लॉकडाउन पर तनकीदों के दरमियान कहा कि टेलीफोन से ज्यादा कश्मीरी अवाम की जिंदगियां अहम हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फायरिंग में फौजी जवान हलाक हो गया। जख्मी हालत में इस सिपाही को एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ओहदेदारों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज की जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के बालाकोट में दहशतगर्दी का ट्रेनिंग कैंप फिर से सरगर्म हो गया है। सरकारी ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि 40 से 50 दहशतगर्दों और खुदकुश बम्बरदारों को जैश ए मोहम्मद ने इस कैंप में ट्रेनिंग दी है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने कहा कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की मदद रोकने के लिए काफी आलमी दबाव है, लेकिन उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सबूत जमा करें। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की मदद करता है, लेकिन हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इस बात को साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA ने ओहदेदारों से कहा कि वो अपनी मालूमात को सबूतों में तब्दील करें। वो NIA के एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए उन्हें बड़े ताजिरों का लाउड स्पीकर करार दिया और इल्जाम लगाया कि वो गरीबों की जेब से पैसा लेते हैं और अपने अमीर दोस्तों को देते हैं। हरियाणा में एक इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए राहुल ने ये बात कही। उन्होंने चीफ मिनिस्टर हरियाणा मनोहर लाल खट्टर पर भी तनकीद की और इल्जाम लगाया कि मोदी की तरह वो भी गरीबों की बात नहीं करते। आसाम में गैर मुल्की करार दिए गए एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद उसके घर वालों ने एहतजाज किया और लाश कबूल करने से इनकार कर दिया। NRC में 19 लाख लोग कतई लिस्ट में जगह नहीं बना सके थे। इस शख्स की मौत हिरासत में हुई। घर वालों का मुतालबा है कि हुकूमत उसे हिंदुस्तानी शहरी करार दे। इस शख्स की पहचान 65 साल चंद्रपाल की हैसियत से की गई है, जो आसाम के सोनितपुर जिले का रहने वाला है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया की सूरत हाल में बड़ी तब्दीली। कुर्दों के साथ समझौते के बाद सरकारी फौजें सरहदी शहरों में दाखिल। सीरिया और तुर्की के सिपाही आमने सामने। रशिया ने कहा फौजी टकराव नहीं चाहते। ट्रंप ने सीरिया से मजीद 1000 अमरीकी सिपाहियों को वापस बुला लिया। कुर्दों की जेल से कई IS मिलिटेंट्स फरार। रशियन सदर 12 साल में पहली बार रियाद पहुंचे। सऊदी हुक्मरानों ने पुतिन से की ईरान के साथ तनाव कम कराने की ख्वाहिश।
عمران خان کے بعد یو اے ای کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کیا تہران کا دورہ، خلیج میں تناؤ کم کرانے کی کوششیں۔ اسپین کے کیٹالونیا میں آزادی پسند لیڈرز کو جیل کی سزائیں، عوام کا زبردست احتجاج، وزیر اعظم نے کہا نئی شروعات ہونی چاہیے۔ جاپان میں کئی دہوں کا خطرناک طوفان، درجنوں ہلاک، زبردست تباہی۔ انڈین امریکن اکنامسٹ کو نوبل انعام، ابھیجیت بنرجی نے کہا ہندوستانی معیشت کی حالت خراب ہے، جلد سنبھلنا مشکل ہے۔ کشمیر میں پوسٹ پیڈ موبائل سروس بحال، لاک ڈاؤن کے 72 دن، پاکستانی فائرنگ میں فوجی جوان ہلاک۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔